त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिन पत्रकारों ने चुनाव कवर किए, उनके बीच जब नतीजों को लेकर बात होती तो तीनों सूबों के लिए एक ही शब्द कहा जाता, रिपीट। जब एग्जिट पोल में नतीजे आए तो उनका संदेश भी यही था, रिपीट। और आज जब असल में नतीजे आए तब भी यही सुर पकड़ा हुआ था सभी ने। त्रिपुरा और नागालैंड में सत्ताधारी गठबंधन ही जीता और मेघालय में सत्ता के लिए जो गठबंधन बनने की प्रबल संभावना है, उसमें पुराने साथी ही साथ आते नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि सुदूर पूर्वोत्तर के इन तीनों सूबों के नतीजों में मैंने तो पहले ही बता दिया था कि अलावा क्या कहा जाए। अगर आपकी चक्की भी इसी बिंदु पर रुकी हुई है तो आज का लल्लन टॉप शो आपके लिए ही है। लल्लन टॉप ने इन तीनों राज्यों में चुनाव को कवर किया, सभी स्टेक होल्डर्स से बात की, जिसमें जनता, कार्यकर्ता, नेता और अधिकारी शामिल थे। तो अपने अनुभव के आधार पर हम आपको बताएंगे कि क्यों इन राज्यों के नतीजों में सूबाई ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के बदलते चरित्र के संकेत छिपे हैं। साथ में इन राज्यों को दशकों से कवर कर रहे एक्सपर्ट्स की टिप्पणियां भी। तो आइए शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो आपके साथ। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी। त्रिपुरा में सबसे पहले यानी 16 फरवरी के रोज वोटिंग हुई थी, तो हम भी पहले त्रिपुरा ही चलेंगे। 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार किया। बीजेपी ने 32 सीटें जीती, हालांकि ये पिछले चुनाव से 4 सीटें कम है। 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी को 36 सीटें मिली थी और उसके गठबंधन के साथ ही इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT को 8 सीटें मिली थी। इस बार IPFT सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हो पाई। दोनों का जोड़ 33 है और सरकार बनाने के लिए ये पर्याप्त है। टिपरा मोथा अपने पहले ही चुनाव में 13 सीटें जीत ले गई। लेफ्ट और कांग्रेस का सीट शेयरिंग अरेंजमेंट बीजेपी के आगे बेअसर रहा। लेफ्ट को 11 जबकि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का पिछले चुनाव में यहां खाता भी नहीं खुला था तो उसे 3 सीटों का फायदा हुआ, जबकि लेफ्ट पिछली बार के 16 के मुकाबले 11 पर अटक गई। इसी के साथ सत्ता परिवर्तन की सारी सुगबुगाहटों पर विराम भी लग गया। आंकड़े आपने देख लिए, अब आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 2018 में वाम मोर्चे का किला ढाया था। लगातार 4 बार सीएम रहे माणिक सरकार विधानसभा पहुंचे तो सही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत का सेहरा बंधा बिप्लब देव के सर। खबरों की दुनिया बिप्लब को उनके अजीबोगरीब बयानों के लिए ही याद रखती है, लेकिन ये एक तथ्य है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 2018 और 2023 में जहां भी पहुंची, उसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ बिप्लब देव और संघ के संगठन और सुनील देवधर जो वहां पर संगठन मंत्री थे, इन सब की बड़ी भूमिका रही है। ये सब भीड़ खींचते थे और संगठन भी चलाते थे और ऐसे मुद्दे आइडेंटिफाई करते थे जिनके बारे में इससे पहले तक दिल्ली के नेतृत्व को भनक भी नहीं रहती थी, अति स्थानीय मुद्दे। इसीलिए इस पूरी कवायद के बाद बिप्लब देव सीएम बने, लेकिन कांग्रेस से भाजपा में आकर सरकार का हिस्सा बने नेताओं ने बिप्लब के खिलाफ जल्द मोर्चा खोल दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम था सुदीप राय बर्मन का। ये इकलौता कारण नहीं था, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इसी की हुई। जब 2023 के विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले भाजपा ने सूबे में अपना मुख्यमंत्री बदला और साफ सुथरी छवि के माणिक साहा सीएम बनाए गए। पेशे से डॉक्टर साहा डैमेज कंट्रोल में लग गए फौरन। उनके कार्यकाल के 2 महीने दुर्गा पूजा और चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ गए और जिन नेताओं ने बिप्लब का विरोध किया था उन्होंने पार्टी भी छोड़ी। सुदीप राय बर्मन के साथ गए आशीष साहा ने तो माणिक साहा के ही खिलाफ कांग्रेस से पर्चा भी भरा। इसीलिए चुनाव से पूर्व लोग दबी जबान में कहते थे कि भाजपा नर्वस है। इस नर्वसनेस का एक कारण और था। पार्टी ने पिछला चुनाव लड़ा था इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में इस पार्टी को 9 सीटें दी गई थी, जिसमें 8 पर जीती थी, यानी शानदार प्रदर्शन। लेकिन IPFT क्रमशः कमजोर हुई। 2021 में आदिवासी इलाकों के लिए बनी ऑटोनॉमस काउंसिल के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा IPFT का। तो भाजपा के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन, पार्टी के नेताओं में भगदड़ और आदिवासी वोट। लेकिन क्या JP नड्डा, क्या अमित शाह और क्या प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा का कोना कोना नापा? सिर्फ प्रचार से ही चुनाव जीत जाता तो कोई भी जीत सकता था, तो सिर्फ कोना नापने तक बात नहीं होगी। इसके आगे के फैक्टर्स क्या रहे, ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट के संपादक कौशिक डेका से। उनसे पूछा कि त्रिपुरा में भाजपा अपने बूते जीती तो कौन से फैक्टर्स प्रभावी रहे। फैक्टर्स के नाम पे सबसे पहला फैक्टर तो ये होगा जो एक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट दिया है बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में। आप ज़मीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख सकते हो। सड़कों से लेके अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर त्रिपुरा में आए हैं, जो एक लोगों के लिए नई चीज़ है। दूसरी बात जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है, वेलफेयर स्कीम्स है,
वो लोगों तक पहुंच चुके हैं और बिना करप्शन के पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स ने बीजेपी के हाथ मजबूत किए। हमने अभी अभी आपको बताया कि आईपीएफटी कमजोर हो रही थी, यानी आदिवासी मत उसे नहीं मिल रहे थे, तो जा कहां रहे थे। इस नई पार्टी का, नए दावेदार का नाम है द इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, यानी टिपरा मोथा। त्रिपुरा राज परिवार के हालिया मुखिया प्रद्योत देवबर्मन की पार्टी। प्रद्योत ने उसी मांग को पकड़ा जो एक वक्त आईपीएफटी ने उठाई थी, टिपरा लैंड, यानी त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों के लिए अलग राज्य। दर्शक जानते ही हैं कि आज जहां आधुनिक त्रिपुरा है, वहां एक वक्त त्रिपुरी समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन क्रमशः यहां बांग्ला भाषियों की संख्या बढ़ती गई। आज बांग्ला भाषी यहां की 2/3 आबादी बनाते हैं। बांग्ला भाषियों का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है, मुस्लिम भी ठीक ठाक संख्या में है। इनके चलते अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक होते गए आदिवासी लंबे समय से ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं। आईपीएफटी सरकार में रहते हुए टिपरा लैंड को लेकर कोई नतीजा नहीं दे पाई, तो इस स्पेस को प्रद्योत देवबर्मन ने भरा। उनकी पार्टी ने ऑटोनॉमस काउंसिल चुनावों में बढ़िया प्रदर्शन किया और उम्मीद के मुताबिक ही विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीते। इससे हुआ ये कि आईपीएफटी के हाथों से जो आदिवासी मत फिसले, वो लेफ्ट पार्टियों को, सीपीएम को नहीं गए, जो एक जमाने में त्रिपुरा की 18 आदिवासी सीटों को क्लीन स्वीप किया करती थी। प्रद्योत ने जिस आक्रामकता के साथ आदिवासियों के लिए अधिकार मांगे, उसने बांग्ला भाषियों में एक रिवर्स पोलराइजेशन भी किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। नतीजा आपके सामने है। वाम मोर्चा कोई चमत्कार क्यों नहीं कर पाया? इसके कारण कई हैं। पहला तो यही कि उन्होंने उस भाषा को नहीं पकड़ा जिसमें वोटर बात करता है। त्रिपुरा में बीजेपी रोजगार को लेकर किए अपने वादों को लेकर बड़े सवालों के घेरे में रही, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो या हर साल 50,000 नौकरियों का वादा। लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने कहा कि भाजपा के रहते लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ, फासिज्म की आहट आई। अब ये एक्सपर्ट बता सकते हैं कि इस भाषा से वोटर ने कितना कनेक्ट किया, लेकिन नतीजे तो साफ संकेत दे रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा में दिलचस्पी नहीं ली, तो त्रिपुरा ने भी पार्टी में दिलचस्पी नहीं ली। अगरतला से सुदीप रॉय बर्मन जीते तो उसका कारण उनकी निजी पॉलिटिकल करेंसी है। यही बात कांग्रेस के बाकी 2 विजयी कैंडिडेट्स पर भी लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नतीजे राहत लाए हैं। अब उसे त्रिपुरा में बाहरी पार्टी कहने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा, और नेतृत्व परिवर्तन के जिस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे थे, वो भी अब वैलिडेट हो गया है, यानी जनता ने स्वीकार लिया है। रही बात प्रद्योत देवबर्मन की टिपरा मोथा के भविष्य की, तो उस पर हम आपको सुना देते हैं एक्सपर्ट्स की राय। हाल में जो इतने सारे ट्राइबल पार्टीज को इन्होंने एक साथ समेट लिया है, इसके कारण शायद एक तरह से ट्राइबल्स का वन सिंगल पॉइंट फाइट करने का एक जगह बन गया था। दूसरा ये है कि देखिए, टिपरा मोथा में सबसे बड़ी बात जो है, टिपरा मोथा का मेन फेस है प्रद्योत किशोर देवबर्मन। वो है टिपरा के पूर्वी जो राज परिवार है, राजघराना है यहाँ के, माणिक्य डायनेस्टी, उनके जो है प्रेजेंट हेड है त्रिपुरा में। तो ये प्रद्योत किशोर जी का एक पर्सनल कैरिश्मा है, पर्सनल एक वो है एक्सेप्टेंस है ट्राइबल एरियाज में। और ये बस उनका अकेला नहीं है, उनके स्वर्गीय पिताजी है लेट किरीट विक्रम किशोर माणिक्य देवबर्मा। राजघराने से एक बड़ा सा एक्सेप्ट क्रेज है लोगों में, स्पेशली ट्राइबल्स। तो ये प्रद्योत का जो लोकल पीपल में, लोकल ट्राइबल्स में एक बड़ा सा जो क्रेज है, उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये 13 सीट में टिपरा मोथा का जो स्पेक्टेकुलर विक्ट्री है, पहली बार टिपरा मोथा ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव लड़ी है और पहली ही लड़ाई में उन्होंने 13 सीट पे विजय प्राप्त किया है। तो ये एक तरह से प्रद्योत का पर्सनल कैरिश्मा कह सकते हैं आप। हालांकि प्रद्योत ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उन्होंने शायद थोड़े और ज्यादा सीट में विजय प्राप्त करने के लिए आशा की थी, लेकिन बस 13 सीट में जो उन्होंने स्पेक्टेकुलर विक्ट्री माना है, खुद के लिए अच्छा काम माना है। अब चलते हैं नागालैंड। पहले आप नतीजों पर गौर करिए। नागालैंड में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन को क्लियर कट विक्ट्री मिली है। बीजेपी और सीएम नेफ्यू रियो की पार्टी एनडीपीपी के गठबंधन ने 37 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीपीपी को 25 और बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी को भी 5 सीटें मिली हैं। सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तेमजे निम्ना अपना चुनाव हार कर जीत गए। मतगणना में एक बार उनकी हार घोषित हुई, रिकाउंटिंग हुई तो 3000 से ज्यादा के मार्जिन से तेमजिन अपना चुनाव जीत गए। जीत के बाद ट्वीट कर उन्होंने लिखा, हार कर जीतने वाले को ... लोगों ने रिप्लाई में लिखा, बाजीगर। अब आते हैं कांग्रेस पर। लगातार दूसरे चुनाव में कांग्रेस का नागालैंड में खाता तक नहीं खुला। सूबे में पार्टी अध्यक्ष के विखापे थेरे तक अपना चुनाव हार गए।
नागालैंड में नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी भाजपा के साथ गठबंधन में थी, लेकिन विपक्ष में कोई नहीं था प्रभावी रूप से, क्योंकि अगस्त 2021 में नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के जो नेता थे और दूसरे विपक्षी दल वो सरकार का हिस्सा बन गए। ऐसे में बनी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार। आप इसे ऑल पार्टी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं या फिर विपक्षहीन सरकार भी। सबने कहा नागा शांति के विषय पर आम राय बनाने के लिए ये सब साथ आए, पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात थी और विपक्ष नहीं था तो मुद्दा क्या बनता और कैसे बनता। सुनिए नागालैंड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले डॉक्टर दीपक भास्कर को। जो मुख्य मुद्दा है यहाँ के इलेक्शन में, राइट जी, वो है कि सेंटर में जो पार्टी होगी वो यहाँ पर चुनाव जीतेगी या उसके साथ रहने से हमें ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे, बिकॉज नागालैंड एज ए स्टेट के पास अपने कुछ ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है सेंट्रल असिस्टेंस पे। तो इसलिए हर वक्त ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पार्टी होगी उसी पार्टी के साथ हम लोग मिलकर रहेंगे। तो एक तो सबसे जो ग्रैंड नैरेटिव है वो यही है कि उधर जीतना है, उसी के साथ जीतेंगे, हम लोग रहेंगे। अब दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर, ये बहुत लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि ये लल्लन टॉप शो है और यहाँ सच बोलने की मैं इतने दिन से फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, सच बोला जाता है। इसलिए मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ के इलेक्शंस में मसल पावर उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है जितना मनी पावर फैक्टर है। हाँ, मसल पावर, जैसे बिहार की पॉलिटिक्स में 90s में हम लोग मसल पावर देखे थे, मनी पावर, दोनों का गठजोड़ होता था। यहाँ पर मसल पावर उतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा दबंग है और बाहुबली है और आके चुनाव जीत गया, ऐसा नहीं है। जो बात बहुत लंबे समय से ये सोसाइटी में चल रही थी वो था कॉन्फ्लिक्ट। पिछले 3-4 दशक से कॉन्फ्लिक्ट में ही ये सोसाइटी चल रही थी। इस बार जब थोड़ी पीस टॉक को आगे बढ़ाया गया, वो थोड़ा संभलता दिखा। जब अचानक से पीस एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद कोरोना ही आ गया। उसके बाद अभी अगर आप देखें पूरे नागालैंड में जो एस्पायरिंग यूथ है, जब अब नागालैंड अपनी इस सेल से बाहर निकलना चाह रहा था, उसको ये जो शांति व्यवस्था मिल रही है उससे उनको लग रहा है कि उनका ग्रोथ हो रहा है। आप अगर यहाँ देखें तो लोग झमाझम घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, लोग जो है कैफेटेरियाज खोल रहे हैं। मतलब पीस एस्टैब्लिश हुआ है। पहले 4 बजे बाजार बंद हो जाता था, अभी बमुश्किल आपको कम से कम मेन टाउन जो है वो 7 से 8 बजे तक खुला हुआ दिखेगा। जैसा एक्सपर्ट ने बताया, नागालैंड में मुद्दों की कमी नहीं है। सड़कें खराब, बिजली आती नहीं और पानी के लिए लोगों को खुद ही बोरवेल करना पड़ता है, जिसमें से आने वाला पानी हमेशा पीने लायक नहीं होता। बावजूद इसके शांति समझौते वाली बात को इतनी ज़्यादा प्रधानता मिल गई कि बाकी मुद्दे गौड़ हो गए। फिर नागालैंड में 16 जिलों में 17 जनजातियां हैं जिन्हें नागा पहचान से इतर आज तक किसी एक बड़े पॉलिटिकल नैरेटिव में साथ नहीं बांधा जा सका। अंडरग्राउंड और नागालैंड सरकार द्वारा अवैध वसूली की शिकायत हर कोई करता है, भ्रष्टाचार से हर कोई त्रस्त है, लेकिन अगले वाक्य में यह भी सुनने को मिल जाता है कि कुछ होने नहीं वाला। पर इस मायूसी का मतलब ये नहीं कि नागालैंड की राजनीति में कलर नहीं। गौर करिए, नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कमजोर हुई है, स्ट्राइक रेट नीचे आया। वहीं तेमजेन एलोंग के नेतृत्व में भाजपा ने अपना प्रदर्शन दोहराया। तो नई सरकार में भाजपा का दखल पहले से ज्यादा रहेगा और रियो को इसे स्वीकार भी करना पड़ेगा। गौर करने लायक दूसरा बिंदु है अन्य। जी, मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी और नागा पीपल्स फ्रंट को छोड़ दें तब भी 1.5 दर्जन के करीब सीटें अन्य को गईं। ये पार्टियां हैं जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8वाले। आपके कान खराब नहीं हुए, हमने जेडीयू, लोजपा, एनसीपी और आरपीआई का ही नाम लिया है। इन्होंने एनडीपीपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। भविष्य में अगर इन पार्टियों के विधायक पार्टी बदलें तो कहां जाएंगे, इसका जवाब आप सभी को पता है। वैसे भी नागालैंड की राजनीति में केंद्र में राज कर रही पार्टी का दखल हमेशा रहता है। पहले कांग्रेस का रहा, भाजपा का। बीजेपी नतीजों से खुश है, बस वो भाजपा नेता दुखी हैं जो चाहते थे कि पार्टी मेघालय की तरह 60 सीटों पर लड़े। पर जैसा तेमजेन इम्ना ने लल्लन टॉप से कहा था, पार्टी डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होती है और धीरे धीरे सब होगा। तो पार्टियां खुश है, लोगों का क्या नागा शांति समझौता हो पाएगा? क्या सरेंडर पॉलिसी आएगी? उग्रवादी मुख्य धारा में लौटेंगे? अवैध वसूली रुकेगी? जवाब है कि कोई जवाब नहीं है।
राम माधव ने 2018 के चुनाव से पहले इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन का नारा दिया था। इलेक्शन 2 बार हो चुका है, सॉल्यूशन पूरी तरह अभी नहीं मिला और जल्द हो पाएगा ऐसा लगता भी नहीं। एक परिवर्तन जरूर हुआ है जिसका स्वागत सभी को करना चाहिए। दीमापुर 3 सीट से एनडीपीपी की प्रत्याशी हेकानी जखालू जीत गई। ये नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक है। हेकानी जखालू की जीत महत्वपूर्ण क्यों है? नागालैंड के इतिहास में वो पहली महिला विधायक हैं, सिर्फ इस वजह से एक अंतर विरोध है। महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटर के तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करती हैं। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं काम करने के दौरान, सड़कों पर चलने के दौरान। लेकिन संपत्ति का अधिकार या फिर पंचायत के स्तर पर आरक्षण, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जहां पर नागालैंड का पितृसत्तात्मक समाज आगे आ जाता है। ऐसे में जब पहली बार कोई महिला विधायक बनी तो उसे अलग से रेखांकित किया जाना जरूरी था। अब बढ़ते हैं तीसरे राज्य की तरफ, मेघालय। पहले अंक तालिका देखिए। विधानसभा की 60 में से 59 सीटों के नतीजे आए। एक प्रत्याशी की मृत्यु की वजह से चुनाव उस सीट पर बाद में होगा, अभी नहीं हुआ। यहाँ किसी को भी अकेले दम बहुमत नहीं मिला। मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनपीपी को 2018 की 20 के मुकाबले 5 का फायदा हुआ। कोनराड संगमा का एक परिचय ये भी है कि वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के बेटे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पुराने साथी भी रहे और 2018 से बीजेपी के साथ मेघालय में गठबंधन सरकार चला रहे थे। लेकिन इस बार चुनाव से पहले गठबंधन नहीं हुआ, सभी पार्टियां अकेले लड़ी। बहुमत के लिए 30 विधायकों की कम से कम जरूरत थी। बीजेपी के खाते में 3 सीटें आईं, जो पिछली बार की 2 सीट से एक ज्यादा है। नतीजों के बाद एनपीपी एक बार फिर बीजेपी और अन्य सहयोगियों को साथ लेकर सरकार बनाती दिख रही है। क्षेत्रीय दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी को 11, कांग्रेस को 5, तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिली, जबकि बाकी सीटें अन्य के खाते में गई हैं। यूडीपी एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में है। वो पिछली गठबंधन सरकार का भी हिस्सा रही थी। आंकड़ों के बाद अब कहानी की बात। कहानी ये कि सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा भाजपा, इसने कोनराड संगमा का साथ छोड़ा, सब सीटों पर चुनाव लड़ा, अपने आप से ये कहा कि कम से कम हर विधानसभा में हमारी इंडिविजुअल प्रेजेंस तो रहे, संगठन बनने की कवायद तो शुरू हो। साथ में विचारधारा का टकराव भी था। भाजपा पर विपक्षी दल स्थानीयता बनाम बाहरी का नारा देकर हमलावर हो रहे थे। कोनराड संगमा को भी ये नैरेटिव तब सूट करता जब वो अकेले ही मैदान में उतरते और भारतीय जनता पार्टी वो अपने नेशनलिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ा पाती। तीनों चुनाव की अगर हम बात करें तो स्थानीयता का मुद्दा सबसे ज़्यादा मेघालय में ही हावी था और इसीलिए मुकुल संगमा को 12 विधायकों के साथ कांग्रेस तोड़ने और तृणमूल में जाने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि वो स्थानीय पार्टी में नहीं रह गए, बंगाली पार्टी के मान लिए गए। स्थानीय और बाहरी ये एक भावुक मुद्दा है मेघालय के लिए और इसीलिए कोनराड संगमा सरकार, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और भी कई, उन्हें खूब वोट मिला और इस तरह से एक संगमा का नुकसान दूसरे संगमा का फायदा बना। बीजेपी 60 पर लड़ी, 3 पर जीती। स्ट्राइक रेट से ज़्यादा बात इसकी कि पार्टी ने सभी सीटों पर मौजूदगी दर्ज करा ली और खोने को ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोनराड संगमा को सरकार चलानी है तो साथ तो आना ही पड़ेगा। मेघालय के नतीजों को कैसे समझा जाए, एक्सपर्ट से सुनिए। ये मेघालय में यूजुअली ऐसे ही होते हैं कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आते हैं, लेकिन इस बार देखा गया है कि कोनराड संगमा शायद जब तक आखिरी नंबर्स आएंगे तो लास्ट ईयर के 19 से बढ़ के 25 के आसपास हो जाएंगे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और इस परफॉर्मेंस के वजह शायद ही ये है कि कहीं ना कहीं उनके जो बातें हैं, डेवलपमेंट की बातें हैं और उनके एक्सेप्टेबिलिटी है बियॉन्ड गारो हिल्स भी प्रूव हो चुके हैं। और एनपीपी एक पैन मेघालय, पैन नॉर्थ ईस्ट ना भी हो, लेकिन पैन मेघालय पार्टी बन के उभर के आए हैं। और दूसरी बात ये रहा कि जो कांग्रेस के मुकुल संगमा जो सबसे बेहतरीन लीडर हुआ करते थे, वो टीएमसी चले गए, लेकिन कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया। इसके वजह से जो मेन अपोजिशन हुआ करते थे, कांग्रेस लास्ट टाइम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो टूट गया। लेकिन टीएमसी जाने के वजह से मुकुल संगमा को एक टैग भी लग गया कि वो बंगाली पार्टी में चले गए, जो नॉर्थ ईस्ट में एक सेंसिटिव बात है, एथनिक जो टेंशन है। इसके वजह से टीएमसी को गारो हिल्स के अलावा कहीं कोई फ़ायदा मिला नहीं। गारो हिल्स में भी देखना पड़ेगा कि 4-5 सीट ही आए हैं, उनमें से तो संगमा फैमिली की 4-5 लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था। तो एक तरह से टीएमसी का कैंपेन और मुकुल संगमा का कैंपेन फ्लॉप हुआ और इसका फ़ायदा सीधे तौर से एनपीपी को मिला। साथ में ये देखना पड़ेगा कि एनपीपी के कोalition पार्टनर बीजेपी ने जो इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट किया, इसके वजह से एक उन्होंने दिखाया कि जो एनपीपी ने दिखाया कि हम बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडा के साथ नहीं है। और बीजेपी के कॉन्टेस्ट करने की वजह से जो भी नॉन ट्राइबल वोट्स थे वो कहीं ना कहीं डिवाइड होकर बीजेपी के पास भी आए।
तीनों सूबों की बात हो गई। अब इन नतीजों से राष्ट्रीय राजनीति के संकेत पकड़ते हैं। इसके लिए एक किस्सा सुनिए। 24 फरवरी 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन। इस रोज दीमापुर में भाजपा और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी की साझा रैली हुई। मन से बताया गया कि अपने 9 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में 57 दौरे किए। कहने वाले कह सकते हैं प्रधानमंत्री का काम है देश में दौरे करना, लेकिन इस तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता कि भाजपा ने जिस तरह से पूर्वोत्तर पर फोकस बनाए रखा उसका फायदा अब दिखने लगा। हिंदू राष्ट्रवाद की लाइन पर चलने वाली भाजपा को पूर्वोत्तर की ईसाई बाहुल्य नागालैंड और मेघालय में मेनलैंड की पार्टी कहने से पहले लोगों को सोचना पड़ता है। बीफ हो या स्थानीय जाति और भाषाई अस्मिता, भाजपा ने सारी अड़चनों को हैंडल करना सीखा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इस जीत का बड़ा फायदा ना भी मिले, कम से कम संख्या की दृष्टि से, लेकिन ऑप्टिक्स की दृष्टि से तो फायदा मिलेगा कि एक और राज्य में सत्ता बरकरार रही, 2 और राज्यों में बरकरार रही या 3 में रही। और पार्टी के पास ये कहने को भी होगा कि हम देश के हर कोने में मौजूद हैं और रोजमर्रा की राजनीति में दखल रखते हैं। अब भाजपा का कद बढ़ा, वैसे ही हिमंत बिस्वा शर्मा का कद भी बढ़ा। असम के मुख्यमंत्री अब तक गोवा और महाराष्ट्र में एक्टिव दिखे। अब उन्होंने अपने इलाकों में भी पार्टी को नतीजे लाकर दिखाए। चुनाव नतीजे साबित करते हैं कि नरेंद्र मोदी से इतर हिमंता भी पूर्वोत्तर में एक फैक्टर है। ऐसे में देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक बिस्वा भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से क्या इनाम पाते हैं और क्या वो उतने पर ही खुश हो जाएंगे। इन तीनों राज्यों के नतीजे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की दुनिया के लिए भी एक केस स्टडी हो सकते हैं। वाम मोर्चा त्रिपुरा में भरपूर अवसर होने के बावजूद हार गया क्योंकि अपना मैसेज उस भाषा में क्राफ्ट नहीं कर पाया जिसे वोटर समझता हो। कोनराड संगमा ने मेन अपनी स्ट्रेंथ पर अपना गेम खेला, आम लोगों को रास आने वाले मुद्दों की चर्चा की। नतीजा आपके सामने है। हमने आपको तीनों राज्यों के नतीजे बता दिया। उपचुनावों की बारी। विधानसभा चुनाव के साथ 5 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन सीटों में महाराष्ट्र की कस्बापेट और चिंचवाड़, पश्चिम बंगाल की सागरदिघी, झारखंड की रायगढ़, तमिलनाडु की इरोड और अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट शामिल है। 6 सीटों पर सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है और कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला। 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की कस्बापेट सीट पर 28 साल से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी का किला ढहा दिया। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हेमंत रसाने को हराया। महाराष्ट्र की दूसरी सीट है चिंचवाड़। बुलेटिन की तैयारी तक इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी जगताप 31वें राउंड की मतगणना के बाद लगभग 32,000 वोटों की बढ़त बनाए थे, यानी जीत तय है। पश्चिम बंगाल की सागरदिघी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस वाम गठबंधन उम्मीदवार बायरन बिस्वास ने टीएमसी के देवाशीष बनर्जी को मात दी। बीजेपी ने इस सीट से दिलीप साहा को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें तीसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। इससे पहले सीट पर टीएमसी का कब्जा था। टीएमसी नेता सुब्रत साहा विधायक थे और उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे थे। इस जीत के साथ राज्य में कांग्रेस का खाता खुल गया। झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी के लिए राहत भरी खबर। सीएम हेमंत सोरेन के मैनेजमेंट का असर नहीं दिखा और रायगढ़ सीट पर बीजेपी समर्थित आजसू पार्टी को जीत मिली। आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी ने कांग्रेस के बजरंग महतो को हराया। साल 2019 के बाद राज्य में अब तक 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 4 बार सत्ताधारी यूपी गठबंधन तो 5वीं बार विपक्षी एनडीए गठबंधन को जीत मिली। तमिलनाडु की रोडपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार एलंगोवन ने एआईएडीएमके के केएस थे नरासू को हराया। इस सीट पर एलंगोवन के बेटे और कांग्रेस विधायक ई थिरुमहान एवरा के निधन की वजह से उपचुनाव हुए थे। इस सीट पर कांग्रेस का सत्ताधारी डीएमके को साथ मिला। अब चुनाव में आखिरी सीट अरुणाचल प्रदेश की भारत चीन सीमा पर स्थित तवांग जिले की लुमला सीट पर बीजेपी विधायक जम्बे ताशी के निधन की वजह से उपचुनाव हुए। बीजेपी ने पूर्व विधायक ताशी की पत्नी शेरिंग हामू को मैदान में उतारा, जिनके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा, इकलौती थी, निर्विरोध जीत गई। यहाँ तक आते आते आपने सभी नतीजे जान लिए, उनसे मिलने वाले संकेत भी समझ लिए। अब ललन टॉप शो आपके सामने हाजिर होगा कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए यूट्यूब पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।